हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने मेटलर्जी के जो बेसिक पार्ट हैं वो हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। स्पेशली जैसे कोई भी अगर हम और जो किसी मेटल को ऑप्ट करने के लिए हम लोग लेते हैं, उसमें देखा जाए सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस है। इससे पहले हम लोग कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंसनट्रेटेड ओर को हम लोग मेटल में कन्वर्ट करते हैं, पहले ऑक्साइड बनाते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग स्टेप के थ्रू, फिर उसको कार्बन के साथ या किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम लोग क्रूड मेटल में कन्वर्ट करते हैं। और सबसे लास्ट स्टेप अपना आता है रिफाइनिंग स्टेप, जो कि इससे पहले हम लोगों ने जितने वीडियो बना रखे हैं सब में ये पूरे स्टेप कवर हैं। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के इससे पहले अब हम मेटलर्जी के स्पेसिफिक पार्ट पर आना चाहेंगे। स्पेसिफिक पार्ट में देखिए, अपने सिलेबस में 4 मेटलर्जिकल ऑपरेशन अपने को समझना है, पढ़ना है। सबसे फर्स्ट मेटलर्जिकल जो ऑपरेशन है वो देखा जाए आयरन की मेटलर्जी है, फिर हमें देखा जाए कॉपर की मेटलर्जी डिस्कस करनी है, फिर हमें टिन की मेटलर्जी डिस्कस करनी है, और फिर हमें एल्यूमिनियम की मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा, यहाँ पर देखो जैसे मैंने हेडिंग डाल रखा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। आपको पता है कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन में भी हमारे थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी रोल है। क्यों है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, एनर्जी, और डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट से। और पूरे मेटलर्जिकल ऑपरेशन में हमें ओर को हीट करना पड़ता है, ओर के लिए अलग अलग हमें सब्सटेंस यूज़ करने पड़ते हैं रिडक्शन के हिसाब से, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें किस रिड्यूसिंग एजेंट को लेना है, किस पाथ को हमें ऑप्ट करना है, टेम्परेचर क्या रखना है, ये सब डिस्कशन देखा जाए अगर हमें कोई गाइड करने वाला है तो थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट है, थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है। जैसा से पहले हमें 11th क्लास में पूरा चैप्टर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कस कर रखा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर देखो हेडिंग डाल रखा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के बेसिस पर हम लोग 3 मेटलर्जिकल ऑपरेशन का डिस्कशन करेंगे। एक तो आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी और टिन की मेटलर्जी। इसी तरह से हमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का भी डिस्कशन करना है, जिसके बेसिस पर हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाए हमें 2 स्टेप, स्पेशली 2 प्रोसेस हमारे सामने हैं जिनको हमें कंसीडर करना है। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, सबको पता है ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, जिसको हम गिब्स इक्वेशन का नाम देते हैं। डेल्टा जी किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए सबको पता है कि नेगेटिव साइन में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। अगर हमारे डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में है तो हमारा रिएक्शन, हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर हमारे डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा। और डेल्टा जी को अफेक्ट करने के लिए देखो, एक तो डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज, अगले स्टेप पर देखो टेम्परेचर है, और सबसे लास्ट में देखो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। तो इस फार्मूले के बेसिस पर हम डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में, किस टेम्परेचर पर हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा मेटलर्जिकल ऑपरेशन है वो स्पॉन्टेनियस होगा, किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा। ये डिस्कस करने के बाद हम लोग अपने मेटलर्जिकल ऑपरेशन को कंप्लीट कराएंगे, परफॉर्म कराएंगे। दूसरे नंबर देखो, हम चाहे तो डेल्टा जी का डिस्कशन देखा जाए इस बेसिस पर भी ले सकते हैं। ये भी हम लोगों ने 11th क्लास में था थोड़ा सा डिस्कशन इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में। डेल्टा जी नॉट के स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, आप सबको पता है, इज इक्वल टू माइनस आर टी। आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एल एन नेचुरल लॉग है, और के हमारा रेट कांस्टेंट है। और अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम ऑप्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में के हमने ले रखा है। और इसी नेचुरल प्रोसेस को देखा जाए, जो हमारा नेचुरल लॉग है, इसको अगर हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो आप सबको पता है कि 2.303 लॉग एक्स का केस बनता है। तो इसी नेचुरल लॉग को हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया है, तो हमारा यही इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के और के सी, जो भी हम यहाँ पर चाहे इक्विलिब्रियम कंडीशन में के सी और नॉर्मल कंडीशन में रेट कांस्टेंट के बेसिस पर के लेके चलेंगे। और आपको सबको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर हमें माइनस में चाहिए तो यहाँ देखो माइनस साइन पहले से लगी हुई है। 2.303 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। आर 8.314 फिक्स वैल्यू है। टेम्परेचर ये देखा जाए केल्विन स्केल पर 0 में जा नहीं सकता, तो हमारे पास
के की वैल्यू अगर देखा जाए पॉजिटिव है तो उस केस में ये पूरा ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा ये नेगेटिव साइन में आएगा, और डेल्टा जी की वैल्यू हमारे सामने नेगेटिव में आएगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब क्या रहा कि हमें जो रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइन में आनी चाहिए, और पॉजिटिव साइन में उस सिचुएशन में आएगी व्हेन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा उस केस में, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो हमारा रेट कांस्टेंट है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर इक्विलिब्रियम आप हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो उसी बेसिस पर हमारा डिस्कशन है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि के की वैल्यू या केसी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। और अपने को डेल्टा जी नॉट देखा जाए सबको पता है कि नेगेटिव साइन में चाहिए, क्योंकि हमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कंप्लीट कराना है। अगर हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ऐसे केस में केवल उस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए अपने को एनर्जी यूज करनी पड़ती है, और रिएक्शन को कंप्लीट होने में या रिएक्शन को परफॉर्म होने में एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि प्रोसेस अपने आप कंप्लीट होता है। तो हमें वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, पर्टिकुलर कंडीशन मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो जितने भी हमारे पास कॉमर्शियल प्रोसेस हैं ये सब के सब देखा जाए हम लोग इकोनॉमिक लेवल पर लेके चलते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना यील्ड हो, अपने को बेनिफिट ज़्यादा हो, और अपना कह सकते हैं कि जो यूज़ हो रहा अपने रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं वो मिनिमम कंज्यूम हो, इसका ध्यान रखते हैं हम लोग। इस बेसिस पर देखा जाए हमारा डिस्कशन होना है। अब सबसे पहले देखा जाए हमें इसमें थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का डिस्कशन करना है। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में देखा जाए हम एक इलिंगम डायग्राम का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा एक बड़ा सा डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है, ये इलिंगम डायग्राम है। स्पेशली यहाँ पे देखिए इलिंगम डायग्राम, इलिंगम डायग्राम देखा जाए स्पेशली जो है ये स्पेशली एक साइंटिस्ट इलिंगम ने सबसे पहले इसको दिया है, और इस डायग्राम के बेसिस पर हमें मेटलर्जिकल ऑपरेशन के बारे में बहुत कुछ हमें पता चलता है। स्पेशली जो पूरा पूरा डायग्राम इलिंगम डायग्राम बना है ये देखिए गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट के बेसिस पर और टेम्परेचर के बेसिस पर बनाया गया है, और स्पेशली यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन के बेसिस पर ऑक्साइड फॉर्मेशन को डिस्कस किया गया है। नीचे से ऊपर तक आप पूरे डायग्राम को देखिए तो हर स्टेप में वो कह रहा है कि हमारा मेटल या नॉन मेटल 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। सेम इलिंगम डायग्राम को हम चाहें तो सल्फाइड के साथ या हम हेलाइट के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा पूरा डायग्राम ऑक्साइड के साथ बना है, क्योंकि हमें अपने सिलेबस में ऑक्साइड बनाने यानी ऑक्सीजन के बेसिस पर, ऑक्साइड के बेसिस पर ही काफ़ी डिस्कशन करना है। लेकिन हमारा जब पूरा केस देखा जाए ये पूरा डायग्राम सल्फाइड के बेसिस पर या हेलाइट के बेसिस पर भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले देखो डायग्राम देखने से आपको लोग लग रहा होगा जैसे इस केस में आपको सबको पता है कि जब भी कभी भी कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा, किसी को ले सकते हो, जैसे मान लो अगर Mg को हमने लिया है, अब Mg सबको पता सॉलिड है, प्लस O2 ऑक्सीजन देखो गैस है, और MgO जो बनेगा ये सबको पता सॉलिड बनेगा। तो अगर कभी भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के, और ये पूरे के पूरे डायग्राम में हमने 1 मोल ऑक्सीजन सेलेक्ट किया, जैसे देखिए 2Ca प्लस O2 CaO, यहाँ पर O2 1 मोल लिया गया है, 2Mg प्लस O2 MgO, तो हमने 1 ऑक्सीजन को 1 मोल में रखा है। ऑक्सीजन हर जगह देखिए 1 मोल सेलेक्ट किया गया है। उससे पहले जो मेटल है, मेटल या नॉन मेटल हमारे सामने है, ये स्पेशली हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 मोल 2/3 4/3 मोल 1 मोल इससे ऐसा हमने सेलेक्ट कर रखा है। 2Zn प्लस O2 ZnO, यहाँ पर हमने O2 को हर जगह हमने क्या 1 मोल के बेसिस पर देखिए सेलेक्ट कर रखा। सब जगह देखिए O2 ही लिया गया है, और उसके पहले मेटल की डिमांड के हिसाब से जैसे यहाँ पर 4 मोल Ag 2 मोल Hg 4 मोल Cu 2 मोल Fe 2 मोल Zn ये मैंने सेलेक्ट किया है। और पूरे जो मेटल हमारे पास हैं या नॉन मेटल हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्साइड बना रहे हैं। ऑक्साइड बनने का देखो इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हमारा जो मेटल है या नॉन मेटल सॉलिड है, ऑक्सीजन देखा जाए गैस है, और मेटल ऑक्साइड सॉलिड है। ऐसे केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे जो सिस्टम का जो रैंडमनेस है, सिस्टम की जो डिसऑर्डर्डनेस है, सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर रही है। कहने का मतलब क्या रहा कि हमारा गैसियस प्रोडक्ट देखा जाए ऑक्सीजन गैस है,
और जब ये सॉलिड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा सिस्टम जो रिएक्टेंट कंडीशन में जितना डिस्टर्ब है, जितना डिसऑर्डर्ड है, उसकी एंट्रोपी जितना ज़्यादा है, प्रोडक्ट बनने के बाद एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी डिक्रीज होने का मतलब डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज होगी। कहने का मतलब मेरा ये स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि डेल्टा एस फाइनल माइनस इनिशियल से हम लेके चलेंगे, और फाइनल वैल्यू यानी इनिशियल जो रिएक्टेंट केस में देखा जाए एंट्रोपी हमारी ज़्यादा है, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। सब में अगर आप ध्यान देखिए, सब में 2Ca+O2 CO2, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर केवल सॉलिड हमें मिल रहा है, Mg+O2 MgO, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट में है और MgO सॉलिड मिल रहा है, Al2O3 सॉलिड, SiO2 सॉलिड, ZnO सॉलिड, FeO सॉलिड, ये जितने भी मेटल के ऑक्साइड या नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं ये सब सॉलिड हैं। ज़्यादातर केस में आपको देखो डायग्राम यहाँ पर क्या कंडीशन दिख रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू देखो डिक्रीज वे में आएगी। डिक्रीज वे का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन में आएगी, और नेगेटिव ये वैल्यू पूरी प्लस में आ जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो अगर आप पूरे डायग्राम को ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे डायग्राम में हो कह रहा है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे ग्राफ देखा जाए अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड का मतलब स्लोप अप की तरफ जा रहा है। स्लोप अपवर्ड जाने का मतलब क्या है कि हमारे डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखिए -12 से ग्राफ स्टार्ट हुआ है और आगे देखो 0 साइन तक हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ को हमने बना रखा है। तो मेरे कहने का पर्पस क्या, अगर ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, हमारा स्लोप अपवर्ड जा रहा है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा जी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज हो रही है। और डेल्टा जी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि एंट्रोपी देखा जाए डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के मेटल ऑक्साइड बना रहा है, और मेटल ऑक्साइड बनते से ही सिस्टम का रेंडमनेस पहले के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट सॉलिड प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ये आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इलिंगम डायग्राम हमें बहुत कुछ देखो एक्सप्लेन करेगा, इसकी हमें जरूरत भी काफ़ी ज़्यादा मेटलर्जिकल ऑपरेशन में पड़ेगी। हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, किस टेम्परेचर पर हमें अपने प्रोसेस को कंप्लीट कराना है, कौन सा टेम्परेचर हमारे लिए सुटेबल है, ये सब डिस्कशन हमारा इलिंगम डायग्राम बताएगा। ये ध्यान रखना आप लोग, ये सेम डायग्राम हम लोग सल्फाइड के लिए या हैलाइड के लिए भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या देखा जाए, जैसे मान लो एक दो एग्जाम्पल हमारे सामने सेलेक्ट किया जाए। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब जब तक देखा जाए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने में देखा जाए धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है, यानी ये देखा जाए 0 की तरफ मूव कर रही है। मतलब क्या है कि माइनस से प्लस की तरफ जा रही है ये वैल्यू देखा जाए टेम्परेचर बढ़ाने से। तो देखा जाए टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते डेल्टा जी की वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है। और यहाँ देखो ये जो हमारे सामने पॉइंट आ रहा है, ये वाला जो आपके सामने पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पर आपको समझना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट हमने ये बॉल बना रखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक आते आते हमारा जो सब्सटेंस है, हमारा जो लिक्विड है, हमारा जो कह सकते हो रिएक्टेंट है, हमारा मिक्सचर है, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे। मतलब यहाँ पर देखो मेल्टिंग सिचुएशन शो हो रही है। फर्स्ट जो बॉल बनी है ये मेल्टिंग को शो कर रही है, और इसके बाद देखा जाए अगली बॉल हमारी देखा जाए बॉइलिंग को शो कर रही है। यहाँ पर जो बॉल बनी हुई है ये उसके बॉइलिंग सिचुएशन को शो कर रही है। यहाँ पर देखो Zn और O2 के लिए ZnO है, यहाँ पर फर्स्ट बॉल है, मतलब यहाँ तक आते आते देखा जाए हमारा पूरा जो जिंक ऑक्साइड है ये मेल्ट होने लगेगा, मतलब मेल्टिंग हो जाएगी, और यहाँ पर देखो बॉइलिंग हो जाएगी। तो जहाँ कहीं देखा जाए सिचुएशन, अब जैसे इस केस में देखा जाए Hg वाले केस में मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ तक आते आते देखा जाए मेल्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब तो फर्स्ट डॉट जो आपको दिख रही है, फर्स्ट बॉल जो मैंने बना रखा किसी लाइन के साथ, तो वो ध्यान रखना है कि वो सॉलिड टू लिक्विड के कन्वर्जन को शो कर रही है, और सेकेंड बॉल जो है वो लिक्विड टू गैस के कन्वर्जन को शो कर रही है। आप लोग इसका ध्यान रखना। दूसरी बात और, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। देखो यहाँ तक आते आते देखो यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक हमारे एल्यूमिनियम वाली लाइन देखो ऊपर है और मैग्नीशियम वाली लाइन नीचे है। इसका मतलब क्या रहा कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम डाल दें, सबको पता है कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं, हम लोग कार्बन को सेलेक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा कि आपको सबको पता, देखिए कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या कहानी देखो बन रही है, ये देखा जाए ये जो लाइन हमारे सामने है ये C+O2 CO2 का है। इस केस में देखो डेल्टा जी की वैल्यू ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिल रही है।
दूसरे केस में देखा जाए ये वैल्यू जो हमारे ये लाइन दिख रही है ये CO प्लस O2 CO2 को शो कर रही है। तो यहाँ पर देखा जाए टेम्परेचर बढ़ाने से हो क्या रहा है कि CO प्लस O2 आपको दिख रहा है CO गैस है, O2 गैस है और CO2 गैस है। तो 3 मोल गैस 2 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर 3 मोल गैस 2 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है तो आपको देखने से लग रहा है कि रैंडमनेस जो है सिस्टम की डिक्रीज हो रही है, मतलब एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर देखा जाए डिक्रीज होगी, कम होगी। तो ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर इस केस को देखा जाए C2C प्लस O2 गिव्स आउट CO2, इस केस में अगर आप देखो तो ये स्लोप देखो डाउनवर्ड आया है। केवल एक ऐसा स्लोप आपको नजर आ रहा है जो डाउनवर्ड है, स्पेशली C प्लस O2 CO2। कैसे, यहाँ जरा देखिए 2C कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और CO गैस है। 1 मोल ऑक्सीजन देखा जाए 2 मोल CO का फॉर्मेशन कर रहा है, गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इस केस में रैंडमनेस जो हमारे सिस्टम की वो देखो इंक्रीज हो रही है। रैंडमनेस अगर हमारे सिस्टम की इंक्रीज होगी तो हमारी जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी ये प्लस साइन में आएगी, और अगर ये प्लस साइन में आएगी तो यहाँ पहले से ही माइनस साइन लगाए तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव साइन में आएगा और डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये केवल एक स्लोप आपके सामने देखो दिख रहा है जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज हुई है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, स्पेशली C प्लस O2 CO के केस में। रीजन आपके सामने है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड देखा जाए ये गैसियस प्रोडक्ट है। मतलब इस चेंज का इम्पैक्ट ये हो रहा है कि सिस्टम का रैंडमनेस बढ़ रहा है और डेल्टा एस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव साइन में आएगी और इसलिए पूरा रिजल्ट नेगेटिव में आएगा और डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। बस केवल एक ग्राफ आपके सामने है, बाकी सब ग्राफ देखा जाए स्लोप अपवर्ड है, मतलब सब में जो है डेल्टा एस की वैल्यू कह सकते हो डिक्रीज हो रही है, रैंडमनेस सिस्टम की रैंडमनेस घट रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऑर्डर बिहेवियर देखा जाए सिस्टम का हमारे इंक्रीज हो रहा है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है आप लोगों को सबको। दूसरे नंबर पे ये देखा जाए जैसे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ले रखा, मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमें रिडक्शन कराना है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए हमें क्या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ देखो Mg प्लस O2 MgO लिया है। अब आपको देखो जब तक हमारी ये वाली लाइन ऊपर है और ये वाली लाइन नीचे है, इस सिचुएशन तक देखा जाए अभी क्या होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम आसानी से रिड्यूस कर देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर देखिए अगर मान लो हमारे सामने Al2O3, यहाँ देखिए Al2O3 प्लस Mg, ये देखिए बना देगा MgO और एल्यूमिनियम को हमारा फ्री कर देगा। इक्वेशन बैलेंस करने के हिसाब से चाहो तो आप इसको बैलेंस करने के बेसिस पे ले सकते हो। मैं क्यों समझाना ये चाह रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट देखो क्या दिख रहा है कि इस टेम्परेचर तक ध्यान रखना, ये जो टेम्परेचर हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है 21623 केल्विन, इस टेम्परेचर तक देखा जाए मैग्नीशियम वाली लाइन नीचे है और एल्यूमिनियम वाली लाइन ऊपर है। मतलब इस टेम्परेचर से पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिड्यूस कर देगा, ध्यान रखना आप लोग। क्योंकि अगर हम इस केस में देखें तो दो रिएक्शन हमारे सामने हो रहे हैं, एक तो ये दूसरा ये। अगर दो रिएक्शन मिल करके भी डेल्टा जी की वैल्यू अगर माइनस आएगी, नेगेटिव साइन में आएगी, तो हमारा दोनों के दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। काफी मेटलर्जिकल ऑपरेशन में हम दो रिएक्शन एक साथ कराते हैं, एक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहती है, दूसरे के लिए पॉजिटिव रहती है। लेकिन दोनों डेल्टा जी की वैल्यू प्लस करने के बाद, सम करने के बाद अगर ओवरऑल डेल्टा जी हमारा जो आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, तो दोनों रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों स्पॉन्टेनियसली होंगे और फिर हमें केवल एनर्जी कंज्यूम करानी पड़ेगी, खर्च करानी पड़ेगी, कंडीशन मेंटेन करने के लिए, रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोग इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अभी कभी क्वेश्चन आपके सामने बाई चांस आपके बुक में देखा जाए, हमारे एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऑलरेडी हैं इलिंघम डायग्राम से, लेकिन इलिंघम डायग्राम का डिस्कशन बहुत कम हुआ है अपने एनसीईआरटी में। लेकिन आप लोग उसको अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत काम का टॉपिक है हमारे सामने। पहले नंबर पर ग्राफ पूरे अप की तरफ क्यों गए। अब इस केस में देखा जाए इस टेम्परेचर से पहले हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम के हेल्प से रिड्यूस करा सकते हैं, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम के हेल्प से हम कर सकते हैं। लेकिन कब तक, इस टेम्परेचर तक जो आपके सामने देखो 1623 केल्विन तक। लेकिन अब इसके आगे देखो कंडीशन क्या रही है, अब इसके आगे देखो हमारा एल्यूमिनियम की लाइन देखो नीचे हो गई और मैग्नीशियम की लाइन अप जा रही है। इसका इंपैक्ट ये आएगा, एल्यूमिनियम की लाइन नीचे आ गई, मैग्नीशियम की लाइन ऊपर आ गई। अब इसके आगे क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम रिड्यूस कर देगा, ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि अब इसके आगे
यहाँ पर देखा जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1623 केल्विन के आगे अगर हम टेम्परेचर को ले जाएं तो उस केस में हमारे सामने देखो एल्युमिनियम वाली लाइन नीचे आ रही है, मैग्नीशियम की लाइन ऊपर आ रही है। ये बहुत काम के पॉइंट्स हैं, आपको रिएक्शन में समझने चाहिए और समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके अपना काम बिना इसके अपना कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा। तो अब इसके आगे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा जाए एल्युमिनियम के थ्रू रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर कभी एक ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत स्पेशली पड़ेगी, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का पर्पज ये है, जैसे मान लो Fe की बात करें, Fe+O2 FeO है। अब FeO को हमें Fe में कन्वर्ट करना है, सपोज कर लीजिए। तो अब FeO को Fe में कन्वर्ट करने के लिए देखा जाए हमारे सामने कंडीशन क्या आ रही है, देखा जाए Fe वाली लाइन नीचे है और यहाँ पर देखा जाए इसके ऊपर Fe के ऊपर देखा जाए कौन कौन सी लाइन है। एक तो देखा जाए ये लाइन है C+O2 CO2, एक देखो ऊपर वाली लाइन ये है, देखा जाए यहाँ पर 2C+O2 CO2। लेकिन जब तक और साथ में देखा जाए ये जो लाइन हमारे सामने ये वाली लाइन है, यहाँ पर देखा जाए ये लाइन 2CO+O2 CO2। तो मेरे कहने पर इस केस में अगर देखा जाए यहाँ पर अगर आयरन के ऑक्साइड का रिडक्शन करना है आयरन में, तो उस केस में हमारे लिए देखा जाए लोअर टेम्परेचर पर कौन सी लाइन हमारा वर्क करेगी, CO+O2 CO2। ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करेगा। देखो लोअर टेम्परेचर पर ध्यान रखना, जब जो नीचे वाली लाइन है ये ऊपर वाले मेंबर को ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करेगी, आपको ये ध्यान रखना है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो लिंगम डायग्राम में इससे ज्यादा और कुछ समझने जैसा है नहीं अपने लिए। जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा, इस टेम्परेचर से पहले मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन करेगा, लेकिन इस टेम्परेचर के आगे अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन कौन करेगा, एल्युमिनियम करेगा। वही कहानी देखा जाए आयरन के लिए आई, क्योंकि मेटलर्जी में हमें आयरन को यूज भी करना है। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करने के लिए देखा जाए जब टेम्परेचर हमारा लो होगा, तो टेम्परेचर हमारा अगर लो होगा तो ये देखा जाए आयरन यानी Fe और O2 FeO की लाइन देखा जाए ये है, ये वाली लाइन देखो FeO वाली है, और उसके नीचे देखा जाए ये लाइन हमारी किसकी है, CO+O2 CO2। मतलब क्या है कि यहां तक देखा जाए इस वाले सिचुएशन में देखा जाए हमारा वो कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन आयरन में कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन इसके आगे जरा देखा जाए अब FeO की लाइन नीचे आ गई और CO+O2 CO2 की लाइन आ गई, लेकिन उसके पहले देखा जाए ये लाइन देखो यहाँ क्रॉस कर रही है इसको, इस वाले पॉइंट पर। मतलब इस सिचुएशन के बाद देखा जाए इस कंडीशन के बाद क्या होगा कि अब हमारे पास कार्बन और यहाँ पर देखा जाए कार्बन क्या करेगा, FeO का रिडक्शन कर देगा और खुद ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस लाइन के आगे देखा जाए ये देखो इस लाइन के बाद ये दोनों लाइनें हमारे देखो ये तो यहीं पर देखा जाए इसको क्रॉस करनी शुरू हो गई और एक इस लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो सिचुएशन क्या बनेगी आपकी, सब मिला जुला के मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आयरन ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस करने का काम, आयरन ऑक्साइड को आयरन में जो रिडक्शन होगा स्टार्टिंग में तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रोल है, लेकिन इसके आगे देखा जाए कार्बन CO में कन्वर्ट हो या कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो, लेकिन आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन वो करेगा, क्योंकि इस केस में देखो अब आयरन की लाइन ऊपर चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन, ये देखो दोनों लाइनें नीचे आ गई। तो मतलब क्या रहा कि जब तक जो लाइन ऊपर चल रही है तो नीचे वाला मेंबर क्या करेगा, ऊपर वाले मेंबर का रिडक्शन करेगा, उसके ऑक्साइड से उसके मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। कॉपर केस में जरा देखा जाए कॉपर की लाइन देखो ये जा रही है स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो कॉपर के नीचे देखो C+O2 CO2 वाली लाइन है, इसके नीचे देखा जाए ये वाली लाइन हमारे पास CO+O2 CO2 वाली लाइन है। लेकिन इस सिचुएशन के आगे देखा जाए यहाँ तक तो हमारा कार्बन का यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं करेगा, लेकिन अब इसके आगे फिर देखो कॉपर ऑक्साइड ऊपर चला गया और कार्बन वाली लाइन देखो नीचे आ गई। तो इसके आगे वाले टेम्परेचर तक देखा जाए अब क्या होगा कि हमारा कार्बन ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट कर देगा, उसका रिडक्शन कर देगा। तो आपको दिख रहा है कि ये टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है भी नहीं, बहुत लो टेम्परेचर है। तो यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन देखा जाए काफी लो टेम्परेचर पर ही हम कार्बन के हेल्प से या कार्बन मोनोऑक्साइड के हेल्प से या कार्बन मोनोऑक्साइड के हेल्प से हम लोग करा देते हैं, इजी गोइंग हो जाता है। आयरन के केस में ध्यान रखना है
इस टेम्परेचर तक देखा जाए हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी हेल्प करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसके आगे हमारा कार्बन CO या CO2 में कन्वर्ट होकर के FeO को Fe में चेंज कर देगा। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है और अपने को अच्छी तरह से लिंगम डायग्राम का डिस्कशन अपने दिमाग में रखना है। ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, स्पेशली मेटलर्जिकल ऑपरेशन के लिए। तो आपको ध्यान से इस पूरे डायग्राम को समझना है और अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आए तो आप एक बार और इसको देखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने बुक में बहुत थोड़ा सा दिया गया, केवल डायग्राम बनाया गया है और बेसिक बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया इन्होंने। एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा, फिर मैं बताऊँगा। अगर कोई मेटलर्जिकल ऑपरेशन में दो रिएक्शन एक साथ हमारे हो रहे हैं, एक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू माइनस है, दूसरे के लिए प्लस है, लेकिन दोनों की ओवरऑल वैल्यू हमारे लिए नेगेटिव आ रही है, तो दोनों रिएक्शन एक साथ होंगे और स्पॉन्टेनियसली होंगे। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में मैं केवल लिंगम डायग्राम का डिस्कशन करूंगा और थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इनका क्या यूजफुलनेस है, इसका डिस्कशन हम लोगों ने करी है। अब इसके आगे अगला जो वीडियो हमारा इसके आगे बनेगा वो स्पेशली आयरन के कंप्लीट मेटलर्जिकल ऑपरेशन का डिस्कशन उसमें होगा और इस कॉन्सेप्ट की कहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में लिंगम डायग्राम का यूज क्या है वो भी डिस्कस किया जाएगा। आप लोग लिंगम डायग्राम को अच्छे से समझना, बहुत काम के डायग्राम है और आप लोगों को ये चीज़ आनी ही चाहिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू।